पार्ट 3 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को जो हिस्ट्री ऑनर्स रखे हुए हैं उनको एक बार पुनः वेलकम है। आज हम लोग चौथे अध्याय के सबसे अंतिम सीरीज के रूप में देखेंगे कर्नाटक में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के स्थिति में, जहां डुप्ले के चरित्र चित्रण की बात करेंगे। डुप्ले जो है इनका क्या चरित्र चित्रण रहा, क्यों फ्रांसीसी कंपनियां जो थी भारत से कमजोर हो गई और अंग्रेजी कंपनियां भारत में मजबूत हो गई, इस बात पे डुप्ले के चरित्र चित्रण से ही स्पष्ट हो जाएगा कि इनके चरित्र चित्रण किस प्रकार का था, इन्होंने भारत में किस प्रकार के अपने व्यवहार को दिखलाया या अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करने का कार्य किया। इसके बाद हम देखेंगे कि डुप्ले का जो नीति हुआ करता था वो भारत में किस प्रकार का नीति था, या फिर हम यहाँ चर्चा करेंगे कि असफलता के क्या कारण थे। इन तमाम बातों पर जब हम जिक्र करेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे पहले डुप्ले की बात करते हैं कि डुप्ले का जन्म जो था 1697 ईस्वी में 1697 ईस्वी में इनका जन्म होता है। यानी 1697 ईस्वी में इनका जन्म फ्रांस नामक देश में होता है और वो व्यापार में बहुत ही अभिरुचि रखते हैं। व्यापार में उनका शुरू से ही विचार रहता है और पिता जो है उनके पिता की आज्ञा के अनुसार वे फ्रांसीसी कंपनी में सेवा करना स्वीकार कर लेते हैं। भले ही विचार में अभिरुचि रखते हैं लेकिन फ्रांसीसी कंपनी जो है उस कंपनी में सेवा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि इनके पिता की मर्जी वही होता है कि अफसर बनना है, तो अफसर बनने के लिए फ्रांसीसी कंपनी की सेवा स्वीकार कर लेते हैं। और 1720 ईस्वी में वे पांडिचेरी में चले आते हैं। जो पांडिचेरी में आते हैं तो अपनी प्रतिभा के दम पर, अपने प्रतिभा के बल पर वे बहुत ज्यादा प्रोन्नति पाते हैं और प्रोन्नति पाने के बाद वे फ्रांसीसी कंपनी के रूप में, यानी फ्रांसीसी कंपनी के एक उच्च अधिकारी के रूप में वे अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। पुनः इनका जो चरित्र के रूप में हम देखेंगे कि डुप्ले ने यहाँ पांडिचेरी को एक सुंदर नगर और व्यापार का मुख्य केंद्र बनाने में भरपूर मदद करते हैं और बहुत ही अपने आप में यह महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि फ्रांस की जो सरकार है वहाँ फ्रांस की सरकार ने डुप्ले की योग्यता से बहुत प्रभावित होती है और फ्रांस की सरकार जब प्रभावित होती है तो उन्हें चंदरनगर के गवर्नर के रूप में या चंदरनगर के गवर्नर के पद पर उन्हें नियुक्त कर देने का काम फ्रांस की सरकार कर रही है। पुनः 1742 में जब वो डेयुमा के रूप में स्वदेश वापस लौटते हैं तो उनके स्थान पर डुप्ले को पदस्थापित करके यहाँ पुनः पांडिचेरी भेज देने का काम किया जाता है। इस तरह से डुप्ले के बारे में अगर हम कहें तो डुप्ले में कहना किसी तरह का अतिशयोक्ति नहीं हो सकता है कि वह एक योग्य सेनापति के रूप में, सेनानायक के रूप में जाना जा सकता है, एक कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में उसे कहा जा सकता है और निस्वार्थ एक तरह का उसे देशभक्त की श्रेणी में भी रखा जाए तो इसमें कहीं शक नहीं है। कर्नाटक युद्ध में जैसे कर्नाटक युद्ध का अवसर होता है उस पर उसने यहाँ सर्वोच्च फ्रांसीसी व्यक्ति के रूप में अपना सबका ध्यान अपने ऊपर आकर्षित कर लेता है। इस तरह के उसने दृढ़ निश्चय और योग्यता का परिचय देता है कि फ्रांस की पूरी सरकार का इस पर ध्यान आकृष्ट हो जाता है। अगर डुप्ले को कहा जाए कि शांत और स्थिर दिमाग वाला व्यक्ति माना जाए तो शांत और स्थिर दिमाग वाला वह व्यक्ति होता है। वह संकट की स्थिति में भी, खतरे की स्थिति में भी वे कभी भी किसी भी समय वह घबराने का काम नहीं करता है, अर्थात वह बहुत ही साहसिक रूप से अपना काम करता है। राजनीतिक सूझबूझ के रूप में वह एक तरह से अद्वितीय माना जा सकता है कि इसके जैसा अद्वितीय राजनीतिक सूझबूझ में कोई व्यक्तित्व अगर कहा जाए तो राजनीतिक सूझबूझ का अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। इसी तरह से एलिफेंटस महोदय एक महान इतिहासकार हैं। इनके शब्दों में अगर कहा जाए इसके बारे में तो डुप्ले जो है वह पहला व्यक्ति था, डुप्ले ही भारत में वह पहला व्यक्ति था जिसने अनुशासित सैनिक का पूर्ण उपयोग करके भारत में अपनी व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया था। इस तरह से उसकी महानता की कहीं भी कम आंका जाए तो बिल्कुल ही उसके जो व्यवहार है, उसके जो कार्य करने की शैली है उसमें बेईमानी के रूप में कहा जा सकता है। और इस तरह से वह पहला व्यक्ति जब होता है कि बंदरगाह को छोड़कर खासकर महाद्वीप के भीतर अपनी सेनाओं को पहल पता लगाने का काम भी करता है। खासकर अगर दूसरे इतिहासकार नेल्सन के अनुसार अगर कहा जाए कि नेल्सन ने भी कहा है कि डुप्ले एक महान प्रशासक और कूटनीतिज्ञ के रूप में जाना जा सकता है, उसे एक महान प्रशासक कह सकते हैं, एक महान कूटनीतिज्ञ के रूप में इसे कहा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि वह राष्ट्र के हित में भी खासकर इस प्रकार का काम करता है कि राष्ट्र के हित में भी या राष्ट्र के हित को प्रधानता देकर वह अपना स्वार्थ की पूर्ति करने में कभी अपने आप में ललायित नहीं होता है। अपने कार्यों को इस प्रकार से करता है कि वो राष्ट्र प्रेम के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कार्यों को या अपने आप को
वह निछावर करने का भी काम करता है। डुबले को अपने सहयोगियों का भले ही समर्थन नहीं मिला, फिर भी वह फ्रांस की सरकार को पूर्ण रूप से उसे समर्थन नहीं दे पाया। और इसकी स्थिति में अगर कहेंगे कि इसके विपरीत स्थिति में भी डुप्ले साधन जुटाकर अंग्रेजों से संघर्ष करने में कहीं भी बाज नहीं आया, अर्थात अंग्रेजों से वह हर संभव लड़ने का भरसक प्रयास किया। डुप्ले एक तरह से महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में भी जाना जा सकता है, वह दम्भी भी कहा जा सकता है, दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति भी जाना जा सकता है। लेकिन यहाँ अगर कहा जाए कि एक महान इतिहासकार के रूप में जो B.A. स्मिथ के शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो यह एक तरह का तर्कसंगत बात नहीं लगता है कि वह एक महत्वाकांक्षी है, दम्भी है या दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति है। इस बात को वे बिल्कुल एक सिरे से नकारने का काम कर रहे हैं। उसने धन संग्रह कर उसका उपयोग राष्ट्रीय प्रतीक्षा के लिए, यानी राष्ट्रीय जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भरपूर प्रयोग करने का काम किया। यानी वह अपने लिए कुछ कमाने का ज्यादा सोच नहीं रखता था, बल्कि वह राष्ट्र के हित में हमेशा काम करने का वो प्रयत्नशील रहता था। डुप्ले के बारे में अगर कहा जाए तो वह साहसिक और अवसरवादी व्यक्ति के रूप में कहा जा सकता है। भारत में आने वाले जो फ्रांसीसी थे उसमें डुप्ले का नाम सर प्रमुख के रूप में लिया जा सकता है, कि फ्रांसीसियों के रूप में डुप्ले जो था वह सर प्रमुख के रूप में जाना जा सकता है। अगर हम कहें डुप्ले के महत्वाकांक्षी की बात, तो ये बातों को हमने समझा। फिर अगर हम डुप्ले की नीति की बात को समझते हैं कि डुप्ले की क्या नीति थी, तो इस नीति के रूप में अगर हम देखते हैं कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था था, इस राजनीतिक व्यवस्था को उसने भरपूर लाभ उठाया, और इतना लाभ उठाया कि वह फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना करने के लिए मन ही मन विचार सोच लिया कि भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना कर दिया जाए, भारत को फ्रांसीसियों का एक तरह से उपनिवेश बना लिया जाए। यह डुप्ले के मन में पहल आने वाला एक विचार था। अर्थात वह फ्रांसीसी सरकार को भारत में स्थापित कर देने के लिए भरसक बहुत ही प्रयासरत था। भारतीय राजाओं के आपसी जो संघर्ष थे एवं उनकी सैनिक दुर्बलता जो थी, उस सैनिक दुर्बलता से भारतीय राजाओं से वे मिलजुल कर व देख कर यह समझ चुका था कि इनके अंदर जो कमजोरी है या यहाँ की सेनाओं की जो दुर्बलता है, इसका लाभ उठाकर यहाँ पे साम्राज्य की स्थापना की जा सकती है। यूरोपीय पद्धति से अगर प्रशिक्षित सेना की बात किया जाए तो सेना का सामना करने के लिए जो भारतीय सेना थी, अर्थात डुप्ले ने, जैसे पिछले सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि उस सीरीज में मुट्ठी भर यहाँ फ्रांसीसी सेना जो थी भारतीय नवाब की सेनाओं को जो बहुत भारी संख्या में थी उसको पराजित करने का काम किया गया। अर्थात इसमें स्पष्ट बात आता है कि एक प्रशिक्षित सेना जो होती है भारी सेनाओं को या भारी संख्याओं को पराजित करने में कहीं भी हिचकने का काम नहीं करेगी, क्योंकि प्रशिक्षित सेना हमेशा योग्य और कार्य करने में एक तरह से कुशल नेतृत्व करके अपना परिचय दे सकती है। लेकिन वहीं भीड़ की जो सेनाएं हैं, वो भीड़ की सेनाएं बस भीड़ ही दिखा सकती है, वो लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हो पाएगी। इन तमाम बातों से डुप्ले जो था परिचित हो चुका था, और इसलिए वो चाहता था, यानी उसकी नीति था कि वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के होड़ में लगा हुआ था। पुनः हम यहाँ बात करेंगे फिर कि अंग्रेजों के सामने डुप्ले का अपना सारा व्यवहार, सारा विचार, सारा सोच जो था वो सफल होने वाला भले नहीं था, लेकिन वह एक तरह से डुप्ले को बिल्कुल सरल नहीं दिखाई दे रहा था कि हम भारत में इस तरह की राज्य स्थापित कर सकते हैं, भारत में साम्राज्य को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि फ्रांसीसी जो साम्राज्य था या फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना के मार्ग में अगर बात कहा जाए तो अंग्रेज बहुत बड़े बाधक के रूप में काम कर रहे थे। अंग्रेज यहाँ पे फ्रांसीसियों के हर कार्यों में रोड़ा अटकाने के काम कर रहे थे। जैसे दक्षिण भारत में आप देखेंगे, दक्षिण भारत में अंग्रेजों के प्रभाव को नष्ट करने के उद्देश्य से ही डुप्ले ने क्या किया कि हैदराबाद के निजाम को अपने पक्ष में मिला लिया, और हैदराबाद के निजाम को जब अपने पक्ष में मिलाया तो कर्नाटक के जो भगोड़े यानी नवाब थे चांद साहब के पक्ष का वह समर्थन भी किया। डुप्ले के अगर कहा जाए कि डुप्ले ने व्यापार के संदर्भ में या व्यापार के क्षेत्र में या व्यापार के बदले भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना को ही एक तरह से प्रधानता देने का काम करता था। वो चाहता था कि कठपुतली राजा की तरह राजा बने रहें और इसके नेतृत्व में वो व्यापार करता रहे और ज्यादा से ज्यादा धन संग्रह करके फ्रांस के सरकार को देने का काम करे, इसकी यह सोच बनी हुई थी। डुप्ले ऐसे भारतीयों के पक्ष का समर्थन करना चाहता था जो सुविधा से उसके नियंत्रण में और उसके संरक्षण में कार्य कर सके, वैसे ही राजा बने रहे। और खासकर वह पहला फ्रांसीसी था जिसने मद्रास में राजनीतिक महत्व का या फ्रांस के जो यहाँ मद्रास के राजनीतिक महत्व था उस महत्व को पहचान कर उस पर अधिकार करने में एक तरह से सफल प्रयास के रूप में अपना योगदान दिया। और इस तरह से उसे मद्रास के अलावा भी आप देखेंगे कि मद्रास में और अंग्रेजों को फिर से उसने क्या किया कि मद्रास को अंग्रेजों को लौटा देने का काम किया।
और परंतु फ्रांसीसी जो अधिकारी थे वे अदूरदर्शिता के कारण डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध मद्रास को यह बिल्कुल लौटा दिया। और लौटाने के बाद डुप्ले का नीति जो था वह अनुकरण करके अंग्रेजों ने क्या किया कि डुप्ले के नीति को ही अंग्रेजों ने अनुकरण किया, उसी का नकल किया और उसी का नकल करके आगे चलकर अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना करने में अंग्रेजों ने सफलता हासिल की। क्योंकि जो डुप्ले कर रहा था, डुप्ले के नीति का ही सीधा प्रयोग करके यानी उसी का नकल करके अंग्रेज यहाँ भारत में शासन स्थापित करने में अपना मुख्य भूमिका निभाने का काम करने लगे। इस दृष्टि से अगर कहा जाए कि डुप्ले जो थे अंग्रेजों का इस तरह से पथ प्रदर्शक के रूप में अगर बात कहा जाए कि अंग्रेजों का वो पथ प्रदर्शक था, अंग्रेजों को रास्ता दिखाने वाला एक अग्रवादी था, तो इसमें कहीं भी शक नहीं है। क्योंकि आगे चलकर यहाँ जो डुप्ले का विचार था यहाँ कार्य रूप देने में बिल्कुल वो अंग्रेज लोग सफल हुए। डुप्ले के विचार पे ही चल के और अपने साम्राज्य को स्थापित करने में वो सफल हुए। खासकर डुप्ले की असफलता के कई कारण भी यहाँ देखे जा सकते हैं कि डुप्ले जो था वह भारत में असफल हो गया। तो असफल होने के पीछे, किसी भी असफलता के पीछे एक कारण कभी भी जिम्मेदार नहीं होता है, इसमें कई कारण जिम्मेदार होते हैं, जिन कारणों को अगर कहा जाए तो अलग अलग ढंग से या इस उदासीनता की स्थिति को अलग अलग ढंग से हम यहाँ बिंदुवार चर्चा कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर बिंदु के रूप में कहें तो सबसे पहले डुप्ले की असफलता के कारण का अगर बिंदु के रूप में हम देखते हैं तो यहाँ एक नंबर में होता है आर्थिक अव्यवस्था। आर्थिक अव्यवस्था, तो आर्थिक अव्यवस्था में अगर हम देखेंगे, जैसे हम जानते हैं किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, किसी भी उद्यम को चलाने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कार्य हो, सभी कार्यों करने के लिए आर्थिक स्थिति का होना महत्वपूर्ण होता है, रुपये का होना महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ आर्थिक अव्यवस्था की बात की जा रही है कि फ्रांसीसी जो व्यवस्था था, फ्रांसीसी सरकार थी, उसकी आर्थिक अव्यवस्था इतनी खराब थी। जैसे हम देखेंगे इसमें कि डुप्ले भले ही महत्वाकांक्षी था, उसने व्यापार की अपेक्षा व्यापार को उपेक्षित कर दिया था, व्यापार को उसने त्याग दिया था, मन ही मन व्यापार को, वह नाम मात्र का व्यापार कर रहा था, व्यापार की स्थिति को त्याग दिया था, राजनीति के मैदान में उसने छलांग लगा दिया था, वह भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की होड़ में लग गया था। वह चाह रहा था कि भारत में हमारा साम्राज्य स्थापित हो जाए। और इस तरह से फ्रांसीसी कंपनी की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इस साम्राज्य को चलाने के लिए आर्थिक व्यवस्था का होना महत्वपूर्ण होता था। लेकिन आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होने के कारण धन के अभाव में युद्ध करना एक तरह से व्यवहारिक ही था। और डुप्ले की बात किया जाए कि डुप्ले ने कर्नाटक में, या कर्नाटक के बाद अगर हम कहें कि यहाँ चांद साहब जो कर्नाटक के थे, यानी चांद साहब और हैदराबाद के जो मुजफ्फर जंग की बात करेंगे कि मुजफ्फर जंग का पक्ष लेकर धन पाने की जो आशा था उसको उसने मन ही मन पाल रखे थे। और खासकर अंग्रेज जो थे, अंग्रेज के हस्तक्षेप के कारण, जब अंग्रेजों का हस्तक्षेप इसमें बढ़ने लगा था, डुप्ले की धन की प्राप्ति होना मुश्किल होने लगा था। और इसके साथ डुप्ले फ्रांस की सरकार से आर्थिक सहायता के लिए निवेदन बार बार करने लगा था। और वह पहले तो निवेदन करना नहीं चाहता था, लेकिन जब निवेदन करने लगा, पर यहाँ पे फ्रांसीसी सरकार जो थी यहाँ छिपाकर एक तरह से कहा जाए कि युद्ध, वह अलग तरह से एक युद्ध कर रही थी, परंतु बात छिपी नहीं रह सकी। डुप्ले की नीति से यहाँ फ्रांसीसी सरकार जो थी, फ्रांसीसी सरकार को यह पसंद नहीं आया। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि डुप्ले की नीति जब फ्रांसीसी सरकार को पसंद नहीं आया तो 1751 ईस्वी में या 1751 ईस्वी के बाद डुप्ले लगातार यहाँ असफल होते चला गया। और यहाँ व्यक्तिगत रूप से, या अगर कहा जाए व्यक्तिगत रूप से, डुप्ले के ऊपर 3,75,000 पाउंड का कर्ज बढ़ गया था। यानी भारत में ही रहते हुए जिसके ऊपर 3,75,000 पाउंड का कर्ज अगर हो जाता है, आर्थिक व्यवस्था के कारण वह फ्रांसीसी सैनिकों की वेतन देने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे जो भी फ्रांसीसी सैनिक थे उनको वेतन समय से नहीं देना, फ्रांस से सहायता राशि नहीं मिलना, इस तरह से निश्चित है कि व्यवस्था निश्चित चरमराएगी। और धन अभाव के कारण जो था डुप्ले के साथ साथ यहाँ फ्रांसीसी सैनिक का भी नैतिक पतन होना शुरू हो गया था। इस आर्थिक व्यवस्था के लिए डुप्ले, अगर कहा जाए तो डुप्ले यहाँ स्वयं जिम्मेदार व्यक्ति माना जा सकता है। इसके बाद दूसरे अगर पॉइंट में देखें कि यहाँ दूसरे पॉइंट में डुप्ले की असफलता के कारण, तो यहाँ देखेंगे कि उद्देश्य के प्रति अविश्वास, उद्देश्य के प्रति अविश्वास। तो उद्देश्य के प्रति क्या अविश्वास था? डुप्ले के यहाँ असफलता के पीछे अगर डुप्ले को उद्देश्य के प्रति अगर अत्यधिक विश्वास की बात किया जाए, वह न्याय का पक्ष लेकर भी, या न्याय का पक्ष लेकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के पक्ष में था। डुप्ले की नजर में मोहम्मद अली,
के बदले चांद साहब कर्नाटक की गद्दी पर वास्तविक रूप से अधिकारी थे और उसे यह विश्वास भी था कि अंग्रेज मोहम्मद अली का पक्ष नहीं लेंगे और उसे अपने उद्देश्य में सफलता, जो उसका उद्देश्य है उस उद्देश्य में उसे सफलता मिल जाएगी। लेकिन फिर होता क्या है कि राजनीति में न्याय और अन्याय की अपेक्षा करके, जो न्याय और अन्याय की अपेक्षा किया जाएगा वहां इसकी स्वार्थ पूर्ति की प्रधानता निश्चित दी जाती है। और अंग्रेजों ने मोहम्मद अली का यहाँ पक्ष ले लिया और पक्ष लेकर डुप्ले की नीति को असफल बनाने में भरपूर मदद किया। लेकिन डुप्ले जो था अपनी नीति पर बिल्कुल अटल रहा, वो अपने नीति से आगे पीछे नहीं हुआ। और चांद साहब की हत्या हो जाने के बाद मोहम्मद अली जो थे उनको कर्नाटक का नवाब स्वीकार कर लिया गया और इसका परिणाम हुआ कि 1751 ईस्वी के बाद डुप्ले जो थे इसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई थी। परंतु उसने उस स्थिति में भी अंग्रेजों के साथ संधि की जो बात था, संधि की बात को पसंद जब नहीं की तो यहाँ बुशी जो थे, बुशी की सलाह की उपेक्षा करके डुप्ले ने क्या किया कि एक भयानक भूल कर दिया। वस्तुतः उसने अपने लक्ष्य के प्रति एक अटूट विश्वास था और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो अटूट विश्वास रखने के कारण डुप्ले जो था अभिमानी हो गया था, यानी उसके अंदर एक तरह से घमंड भर गया था। वह वस्तु स्थिति को उपेक्षा कर रहा था, यानी जो भारत की स्थिति बनी हुई थी, जो उसकी अपनी स्थिति बनी हुई थी, उस स्थिति को पहचान नहीं पा रहा था। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर जब घमंड आ जाता है तो निश्चित उसका पतन होना तय होता है। तो इस तरह से डुप्ले का क्या होता है, या असफलता का यह कारण बन जाता है। फिर आप देखेंगे अगले बिंदु के रूप में फ्रांस की जो सरकार है, फ्रांस की सरकार वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ, यानी भारत में जो कुछ भी हो रहा था, जैसे अभी इसके पहले जिक्र किया गया कि भारत में जो है यह सरकारी कंपनी के रूप में था, या कोई निजी कंपनी नहीं था। लेकिन जब सरकारी कंपनी था तो यहाँ के हर एक परिस्थितियों का, हर एक बातों का जिक्र फ्रांस की सरकार को मिलनी चाहिए था। लेकिन फ्रांस की जो सरकार थी वो वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ रहती थी, उसे सही चीजों का, सही बातों का जानकारी नहीं मिल पाता था। और सही जानकारी नहीं मिलने के कारण फ्रांस की सरकार जो थी सही समय से सही सहायता नहीं पहुंचा पाती थी। अर्थात इसमें डुप्ले के बारे में अगर कहा जाए कि डुप्ले की सबसे बड़ी यही भूल थी कि उसे फ्रांस की सरकार को राजनीति, जो भारतीय राजनीति था, इसकी वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ रखने का काम किया। डुप्ले भारतीय नरेशों के पक्ष लेकर धन प्राप्त करने के होड़ में लगा हुआ था और उसी की स्थिति में देखेंगे, या उसी के सहारे अंग्रेजों से वे युद्ध कर उन्हें निकालने का अपना मन बना लिया था कि अंग्रेजों से युद्ध करके अंग्रेजों को जब यहाँ से निकाल देंगे तो इस यहाँ पे जो भी शासन व्यवस्था होगा, जो व्यवसाय का व्यवस्था होगा, इस सभी पे मेरा अपना हुकूमत चलेगा। परंतु एक व्यक्ति अपनी सीमित शक्ति और साधन के बल पर कभी भी युद्ध नहीं लड़ सकता है और युद्ध करने के लिए राष्ट्र का समर्थन और सहयोग बिल्कुल आवश्यक होता है। डुप्ले ने इस तथ्य की उपेक्षा करके फ्रांसीसी सरकार और जो कंपनी थी, कंपनी के प्रबंधक को बिल्कुल असंतुष्ट कर दिया था। और उस समय फ्रांस की जो सरकार थी, वह फ्रांस की सरकार भारत के जो स्थिति था या बदले हुए जो कनाडा के उपनिवेश की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थी। फ्रांसीसी सरकार को यहाँ अगर कहा जाए कि डुप्ले यदि अपने योजना में से अवगत करा दिया होता तो निश्चित रूप से यह समझौता सहायता राशि भी पहुंच जाता, क्योंकि डुप्ले अगर सरकार को यह बात बताया होता तो सरकार को निश्चित लग जाता कि यहाँ भारत से हमें विशेष लाभ होने वाला है, तो वह सहायता राशि के रूप में पहुंचा दिया जाता और इस तरह से अंग्रेजों को हार का मुंह देखना पड़ता। लेकिन डुप्ले जब मन ही मन इस बात को रख लिया या सरकार तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाया, यहाँ की स्थिति को वहाँ की सरकार जब समझ नहीं पाई, तो फ्रांसीसी सरकार को डुप्ले यदि अपनी इस योजना को नहीं बताया तो डुप्ले की योजना की बात फ्रांसीसी सरकार को तब पता चलता है कि जब स्थिति ये होता है कि भारत को वे छोड़ चुका होता है, भारत से जब वो फ्रांस की तरफ चला गया होता है, तब फ्रांसीसी सरकार को इसके नीति का पता चलता है कि सोच क्या रहा था। और उस समय तक काफी देर हो चुका होता है और फ्रांसीसी सरकार जो है बाद में जब इस बात को समझती है तब तक अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गया रहता है और घटनाक्रम इतना तेजी से बढ़ जाता है कि फ्रांस की सरकार ऐसे स्थितियों को चाह कर भी अब अंग्रेजों को पराजित करने में बिल्कुल असफल हो जाती है। अर्थात फ्रांस की सरकार अब अंग्रेजों को हराना अपने लिए एक मुश्किल घड़ी समझ लेती है। इसके बाद देखेंगे कि अगले पॉइंट में डुप्ले ने भगोड़ों का साथ लिया।
डुप्ले ने भगोड़ों का साथ दिया। यानी डुप्ले जो था यहाँ कर्नाटक के नवाब जो थे मोहम्मद अली की का गद्दी पर वंश परंपरा के अनुसार वास्तविक अगर अधिकार की बात किया जाए तो वास्तविक अधिकार था। और चांद साहब जो थे कर्नाटक नवाब के भूतपूर्व यानी नवाब दोस्त अली खां की बात अगर किया जाए कि दोस्त अली खां का एक दामाद के रूप में जाना जाता है। अतः कर्नाटक पर चांद साहब का अपना प्रभुत्व जो था कोई नैतिक और कानूनी अधिकार नहीं था। लेकिन डुप्ले जो थे चांद साहब का पक्ष लेने का काम करते हैं जो मराठों के कैद में हुआ करते थे। चांद साहब मराठों के कैद में रहते हैं पहले और उसी का पक्ष लेते हैं। अगर साम्राज्य की स्थापना करना है तो कमजोर के पक्ष में रहेंगे तो निश्चित है कि कमजोर होंगे, और मजबूत के पक्ष में तो चांद साहब खुद जब यहाँ मराठों के कब्जे में होते हैं, मराठों के अधीन जब वे उनके गुलाम होते हैं तो उनका पक्ष लिया जाता है। और कर्नाटक की जो राजनीतिक स्थिति होता है उसका अगर कहा जाए कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं होता है। अंग्रेजों ने मोहम्मद अली की सहायता भी यहाँ पे ली थी और मोहम्मद अली को कर्नाटक के नागरिक जो थे यानी कर्नाटक के जो मूल नागरिक थे ऐसे नागरिकों के रूप में अगर कहा जाए कि नागरिकों का समर्थन भी प्राप्त था। और खासकर यहाँ डुप्ले ने चांद साहब का पक्ष लेकर लाभ के बदले हुए यानी लाभ कमाने के चक्कर में वे बहुत बड़े हानि पे चले गए। फिर यहाँ अगले पॉइंट के रूप में देखेंगे तो अगले पॉइंट में देखेंगे यहाँ पांचवें में कि धन का अपव्यय। धन का अपव्यय यानी कि बेमतलब के खर्च करने, जहां जरूरत नहीं है। डुप्ले जो थे नवाब की उपाधि के पाने के लिए डुप्ले स्वयं चाह रहे थे कि हम भारत के एक नवाब बन जाए, एक राजा बन जाए। तो नवाब की उपाधि पाने के लिए वे धन का ज्यादा से ज्यादा अपव्यय करने लगे थे। जो भी धन संग्रह किए थे उस धन का वे अपव्यय भारत में ही करना शुरू कर दिए थे और वो भारतीय नवाबों की तरह शान शौकत में रहने की परंपरा में अपने आप को बना लिए थे। चांद साहब या हैदराबाद से जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, धन प्राप्त किया था, उसका व्यय उसने कंपनी के हित में खर्च नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि नवाब की उपाधि पाकर कुछ अहंकारी और अपने आप में वो विलासी बन गए थे। जब अहंकारी और विलासी हो जाएंगे तो वह स्वयं महत्वाकांक्षी के रूप में जाने गए और इस तरह से कहा जाए कि व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति के लिए उसने कंपनी और फ्रांस के हित की उपेक्षा करते हुए अंग्रेजों से स्वयं युद्ध करने का काम किए। और इसके साथ साथ डुप्ले जो थे, डुप्ले की नीति को न तो फ्रांस की सरकार ने प्रश्रय देने का काम किया और न ही कंपनी के जो प्रबंधक थे उन लोगों से इनको सहायता मिलने का बात हुआ। और इस तरह से धन के अपव्यय कर यहाँ डुप्ले जो थे फ्रांसीसियों के पतन को रास्ता खोल देने का काम किए। फिर हम देखेंगे कि डुप्ले में अगले पॉइंट में डुप्ले में अहंकारी स्वभाव। डुप्ले में अहंकारी स्वभाव, तो इसके अंदर अहंकारी स्वभाव किस प्रकार से आता है तो इसमें वह डुप्ले के बारे में अगर कहा जाए तो बिल्कुल अहंकारी बन चुका था। अहंकारी इस तरह बना हुआ था कि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह दृढ़ निश्चय हो चुका था। वह जो सोच रहा था कि बस इसे हम करके ही रहेंगे, वह उसके दूसरे पक्ष को देखने का काम ही नहीं करता था। वह दूसरों को दिए गए जो सुझाव होते थे उस सुझाव को कभी पसंद ही नहीं करता था। उसमें व्यवहारिकता का बिल्कुल अभाव था, अर्थात तो व्यवहारिक रूप से कोई ऐसा कार्य नहीं कर पा रहा था जो कोई व्यक्ति उसे राय दे रहा था। इस तरह से डुप्ले अपने असफलता का अगर कहा जाए कि समय रहते हुए मूल्यांकन वह नहीं कर सका। फिर भी पराजित होने के बाद 1753 ईस्वी में वह अंग्रेजों से संधि करने का विरोध भी करता रहा कि अंग्रेजों से अगर संधि उस समय भी हो गया रहता तो शायद इतना नुकसान इन लोगों को होना तय नहीं था। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद फिर अंग्रेजों से लोग सामना कर सकते थे, लेकिन उसका विरोध ये करते रहा और उसने फ्रांसीसी सरकार को भी एक तरह से अंधकार में रखने का काम किया। और अंततः फ्रांसीसी सरकार जो थी उसने विश्वास खो देने का काम किया और इच्छा शक्ति के बावजूद स्वाभाविक सहायता के अभाव में वह बिल्कुल असफल रूप में माना जा सकता है। फिर इसके अगले बिंदु के रूप में देखेंगे कि डुप्ले जो था अपनी शक्ति का प्रयोग एक स्थान पर नहीं किया। शक्ति का प्रयोग एक स्थान पर नहीं किया। अपने शक्ति का प्रयोग एक स्थान पर नहीं किया, अर्थात आप देख रहे हैं कि कोई अगर निर्णायक युद्ध होता है तो वहां शक्ति का प्रयोग एक जगह पे होना चाहिए। अगर शक्ति वितरित हो जाता है तो निश्चित है कि युद्ध में हानि होना तय होता है।
तो इसी तरह से डुप्ले जो था यानी हैदराबाद और कर्नाटक में ही किसी एक स्थान पर शक्ति का प्रयोग किया जाता, तो फ्रांसीसी जो थे कम से कम एक जगह को सुरक्षित करते, फिर दूसरी जगह पे अपना शासन करने के लिए वहां पे आक्रमण करते। लेकिन यहाँ डुप्ले ऐसा करने से बिल्कुल विवश था, वह ऐसा एक जगह पे नहीं किया। फ्रांसीसी अपने सीमित जो साधन थे इस सीमित साधन के बल पर सफल हो सकते थे, परंतु डुप्ले ने क्या किया कि दोनों स्थान में एक ही साथ वह शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पास तो साधन जो थे वो सीमित थे, इतने सीमित थे कि दो जगह बंटने का मतलब है कि इनका साधन और कम हो जाता, और इसका प्रयोग जो था फ्रांसीसियों की हालत बिल्कुल दयनीय बना देने का कार्य किया। दो स्थानों पर युद्ध करने के पीछे डुप्ले का जो चरित्र था वह एकमात्र यही उद्देश्य था कि वह चाहता था कि शीघ्र यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वह फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना पूरे भारतवर्ष में कर ले। परंतु डुप्ले अपनी सीमा और शक्ति का सही अंदाजा लगाने में सक्षम नहीं रह पाया, और इसका कारण हुआ कि डुप्ले जो थे यानी डुप्ले की नीति के फलस्वरूप यहाँ फ्रांसीसी जो कंपनी थी उसका पतन असंभावी हो गया, अर्थात निश्चित हो गया कि यहाँ फ्रांसीसी कंपनी का पतन निश्चित है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ कि डुप्ले अपनी कमजोरियों के बावजूद एक योग्य सेनापति और प्रशासक कहा जा सकता था। इतना कमजोर होते हुए भी अंग्रेजों से इसने लोहा लेने में कहीं पीछे नहीं हटा। उसकी जो अगर योजना थी वह योजना असफल भले हो गई, और असफल होने के कारण यह सम्मिलित जो परिणाम बस देखा जा रहा है कि यह जो इतने कारण देखे गए, यही सब कारण के कारण इसकी योजना जो थी असफल हुई। फ्रांस की सरकार जो थी उसे वापस बुला लेना एक तरह से नई भूल कर दी। एक तो डुप्ले ने पहले से ऐसा कर लिया था, फ्रांस की सरकार ने जब उसे वापस बुला लिया तो अंग्रेजों के कमजोरी और मजबूती को समझ रहा था, भली बात वो जान रहा था। अगर वह डुप्ले रहता तो निश्चित है कि वह अंग्रेजों के साथ उस तरह से पेश आता, कहीं हो सकता है कि अंग्रेजों को पराजित करने का भी काम करता। लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को जब वापस बुला लिया तो उसके स्थान पर जैसे गोदेहू को यहाँ फिर से लाने का काम किया गया, यानी डुप्ले की जगह पर कौन आए फ्रांस से, तो गोदेहू को लाया गया। तो गोदेहू जब भारत में आए तो गोदेहू को लाया गया, जिसने शीघ्रता से अंग्रेजों से सबसे पहले आते आते संधि कर लिया। और संधि के अनुसार आप देखेंगे कि संधि में फ्रांसीसियों की आशा पर बिल्कुल पानी फिर गया। जो संधि हुआ वो संधि में फ्रांसीसियों के ऊपर एक तरह से अंग्रेजों के माध्यम से लादने का जो संधि लादने की बात आता है कि संधि लाद दिया गया, जिसमें डुप्ले की नीति का अनुकरण कर ही अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किया था। अर्थात डुप्ले जिस नीति का चलन चल रहा था उसी का नकल करके अंग्रेजों ने भले ही अपने साम्राज्य को बढ़ाने में आगे बढ़ा था। इस पर इतिहासकार महोदय जो राइटर्स हैं कि राइटर्स के अनुसार अगर हम बात करें कि राइटर्स महोदय कहते हैं कि उसके यानी कि उसके अर्थात डुप्ले के कृतियों को अगर हम नजरअंदाज करने की बात करें तो हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत थोड़े समय में ही पूरब में उसने फ्रांस की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाने का काम किया था। यानी पूरब के क्षेत्रों में फ्रांस की प्रतिष्ठा को इतना आगे बढ़ा दिया था कि, और इतना ज्यादा बढ़ाया था कि भारतीय जो यहाँ राजा थे और नवाब थे उनसे भी वो काफी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया था। यानी हर भारत के जो राजा और नवाब थे यहाँ डुप्ले से भयभीत थे, डुप्ले से डर रहे थे, और समकालीन अंग्रेज उसके व्यक्तिगत प्रभाव से भी आतंकित हो चुके थे। यानी जो भी अंग्रेज पदाधिकारी आए थे, अंग्रेज कंपनी थी, वह डुप्ले से बिल्कुल डर रही थी कि डुप्ले इतना महत्वाकांक्षी है कि थोड़ी सी भी भूल जो होगा उस भूल से डुप्ले जो होगा उन पर हावी हो सकता है। इस कारण से अंग्रेज डुप्ले से बिल्कुल डर रहे थे। यह उसकी एक बुद्धिमत्ता कहा जा सकता है, उसके महान चरित्र का बात किया जा सकता है, जो उसका एक प्रबल प्रमाण के रूप में कहा जा सकता है कि अंग्रेज भी भयभीत थे। और इस तरह से डुप्ले का जो स्थान है भारतीय इतिहास में अगर कहा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के रूप में कहा जा सकता है। इसी बात पर फिर एक और इतिहासकार जो अल्फ्रेड लायल की बात करेंगे कि अल्फ्रेड लायल ने भी कहा है कि डुप्ले जो था 18वीं सदी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच समुद्र पार साम्राज्य के लिए किए गए लंबे और कठिन जो संघर्ष थे, इस संघर्ष से संक्षिप्त घटना चक्र में सबसे एक अति महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में वह व्यक्ति था। तो फिर यहाँ डुप्ले और इसके साथ साथ अगर हम क्लाइव की बात करेंगे कि डुप्ले और क्लाइव के जो तुलनात्मक अगर हम मूल्यांकन करने की बात करें कि क्लाइव और डुप्ले की जो मूल्यांकन की बात करें कि इनका मूल्यांकन, या एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि डुप्ले और क्लाइव के मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन में हम क्या कह सकते हैं कि डुप्ले और क्लाइव जो थे दोनों क्रमशः भारत में अंग्रेजी और ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि डुप्ले यहाँ
फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लाइव जो है अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दोनों को संस्थापक रूप में माना जाता है, क्योंकि डुप्ले अपने उद्देश्य में भले असफल रहता है और क्लाइव अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता पा लेता है, लेकिन डुप्ले वह पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय शासकों की कमजोरी को, भारतीय शासकों के नस को समझने का काम किया था। यहाँ के आपसी मतभेद और सैनिक दुर्बलता का सही मूल्यांकन कर पाया था। यहाँ का सही सैनिक का दुर्बलता क्या है, सैनिक की कमजोरी क्या है, यहाँ राजाओं की कमजोरी क्या है। भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना एक उपयुक्त परिस्थिति में की उसने करने का काम किया था कि जब यहाँ और भी, जैसे पीछे सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि पुर्तगाली, डच और उसके बाद फ्रांसीसी की बात आता है कि फ्रांसीसी आते हैं तो पुर्तगाली और डचों पे हावी होते हुए यहाँ भारतीय जो नरेश हैं, भारतीय राजा हैं, इनकी कमजोरियों का लाभ उठाकर यहाँ पे शासन स्थापित करने का यह मन में सोच बना लेता है। और इस तरह से डुप्ले की नीति का होता है यहाँ प्रयोग का अनुसरण कर ही क्लाइव जो होते हैं बंगाल में खासकर अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता पाते हैं। फिर आप देखेंगे कि नए सपने जो होते हैं, इस नए सपनों में जो नए सपने की खोज की जाती है, इस खोज में कूटनीति और चालबाजी में डुप्ले और क्लाइव दोनों ही अद्वितीय रूप में जाने जा सकते हैं। खासकर हम यहाँ बात करेंगे फिर कि डुप्ले को अगर कहा जाए तो वह दूरदर्शी था, यानी दूर की बातों को सोच रहा था, दूर की स्थितियों को समझ रहा था। उसके पास साधन का अभाव था, कमी था, सेनाओं का कमी था और सेना जो थी वह सीमित मात्रा में थी, सीमित संख्या में थी और सीमित संख्या में होने के कारण वह धीरे धीरे अपने प्रभाव को नहीं बढ़ाकर थोड़ा सा जल्दबाजी करने का काम भले किया, लेकिन डुप्ले जो था अदूरदर्शी था और दूरदर्शी होने के कारण वह, परंतु यहाँ क्लाइव जो था वह अंतर्मुखी विचार का था। दोनों की अगर तुलना करते हैं तो डुप्ले दूरदर्शी हुआ करता था और क्लाइव जो था यह एक तरह से अंतर्मुखी कहा जा सकता है। डुप्ले ने जो यहाँ पांडिचेरी की शासन व्यवस्था को सुधारने की चेष्टा की थी, परंतु प्रशासक रूप में उसे विशेष सफलता भले नहीं मिला था। क्लाइव के प्रशासनिक सुधारों के कई समस्याओं को वह जन्म दिया और खासकर यहाँ कहेंगे कि जिनका समाधान आगे चलकर उसके उत्तराधिकारियों को करना पड़ गया, क्योंकि क्लाइव ने जो भी प्रशासनिक सुधार किया था उसमें बहुत समस्याएं आई थी, लेकिन अंग्रेज पदाधिकारियों ने उसे बाद में धीरे धीरे सुधारने का काम किया। व्यक्ति के रूप में अगर डुप्ले और क्लाइव दोनों धन के रूप में कहा जाए, दोनों धन के लालची थे, दोनों चाहते थे ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति किया जाए। डुप्ले ने धन प्राप्त कर उसका उद्देश्य राष्ट्र की प्रतिष्ठा के नाम पर वह अपने आप को धन कमाने का प्रयास किया था, लेकिन क्लाइव जो था वह कंपनी के स्वार्थ पूर्ति के साथ साथ अपने जेब भरने का भी काम कर रहा था। नैतिक दृष्टि से अगर क्लाइव पर इतिहासकारों के प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं और यहाँ कहा जाता है कि डुप्ले राष्ट्रीय असहयोग और राष्ट्रीय असहयोग के साथ साथ अधिकारियों के बीच मतभेद एवं अर्थाभाव के कारण असफल रहा, परंतु क्लाइव जो है राष्ट्रीय सहयोग पाकर बिल्कुल सफल रहा और वस्तुतः दोनों अपने क्षेत्र में एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के रूप में कहे जा सकते हैं। इस तरह से आज का सीरीज और आज का अध्याय 4 हम लोगों का समाप्त होता है। पुनः अगले सीरीज और अगले अध्याय के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद।